घर आई थी और 12वीं कक्षा की छात्रा थी। वो पढ़ने में बहुत मेधावी थी। स्कूल के सारे लड़के लड़कियां और टीचर उससे काफी प्रभावित थे। लेकिन एक दिन पूरे स्कूल को पता चला कि प्रमिला गर्भवती है। उस दिन क्या हुआ? क्या सबने गर्भवती स्कूल स्टूडेंट प्रमिला को अपनाया? ये जानने के लिए देखते हैं कहानी गर्भवती स्कूल स्टूडेंट। प्रमिला देखने में बहुत कुरूप थी, लेकिन वो पढ़ने में बहुत तेज थी। स्कूल के सभी लड़के लड़कियों को कुछ भी पूछना होता तो वे प्रमिला के पास जाते। प्रमिला, देखो ना, ये मैथ हल नहीं हो रहा है। मैडम ने बताया था, लेकिन मेरे को समझ ही नहीं आया। अरे, ये तो बहुत आसान है। इसे ऐसे समझो, r की बराबर वैल्यू a के साथ है, r इक्वल टू a और b। प्रमिला, मुझे ये इंग्लिश के वर्ड मीनिंग नहीं समझ में आ रहे हैं। आओ मैं बताती हूँ। इस तरह प्रमिला सब बच्चों को उनकी पढ़ाई में मदद करती। बच्चे और टीचर प्रमिला को बहुत पसंद करते थे। लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि प्रमिला का घर कहाँ है और उसके माता पिता कौन है। स्कूल में जब भी पेरेंट्स मीटिंग होती तो प्रमिला की मौसी उसके साथ आती थी। धीरे धीरे कुछ महीने बीत गए। एक दिन प्रमिला स्कूल के लिए तैयार हो रही थी तो उसने खुद को आईने में देखा। हे भगवान, मेरा तो पेट बढ़ रहा है, कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हूँ। अगर स्कूल में सबको पता चल गया तो मैं सबको क्या बताऊंगी? सब मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचेंगे। उस दिन से प्रमिला बहुत परेशान रहने लगी। उसका पढ़ाई से मन हटने लगा। वो पढ़ी हुई चीजें भूलने लगी। वो बार बार अपने पेट पर हाथ फेर कर देखती कि उसका पेट कितना बड़ा। प्रमिला, तेज बौछारे में कौन सा दृश्य बिंब है? मैम, अभी कुछ याद नहीं आ रहा है। तुम्हें क्या हो गया प्रमिला? तुम्हारा पढ़ने लिखने में मन क्यों नहीं लग रहा है? सॉरी मैम, मैं पढ़ने में मन लगाऊंगी और कल याद करके आऊंगी। लेकिन स्कूल से घर जाने के बाद प्रमिला का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। वो बस अपने कमरे में बंद होकर आईने में अपना बढ़ता हुआ पेट देखा करती और खूब रोती। रोने और परेशान होने के कारण प्रमिला दिन पर दिन दुबली होती जा रही थी। एक दिन क्लास में प्रमिला को चक्कर आ गया। क्लास के सारे बच्चे और टीचर उसे उठाकर कॉमन रूम में ले गए और पानी के छींटे मारकर उसे होश में लेकर आए। मेरा सिर चकरा रहा है, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। घबराओ मत प्रमिला, हम तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलते हैं। डॉक्टर का नाम सुनकर प्रमिला डर गई और मन में सोचने लगी, कहीं मैं सचमुच प्रेग्नेंट हुई तो प्रिंसिपल मैडम को सच पता चल जाएगा और फिर पूरे स्कूल को पता चल जाएगा। नहीं नहीं, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। प्रमिला ने प्रिंसिपल से कहा, नहीं मैडम, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। तभी किसी ने पास के अस्पताल में फोन करके डॉक्टर को स्कूल में ही बुला लिया। डॉक्टर को स्कूल में देखकर, कोई बात नहीं प्रमिला, तुम डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती थी ना? देखो डॉक्टर साहब खुद तुम्हारा चेकअप करने आ गए। घबराओ मत, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। डॉक्टर ने प्रमिला का चेकअप किया। चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने प्रिंसिपल से कहा, क्या ये बच्ची शादीशुदा है? नहीं डॉक्टर साहब, ये तो 12वीं की स्टूडेंट है। ये हमारे स्कूल की सबसे तेज बच्ची है। अभी तो इसे बहुत पढ़ना है, लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये लड़की प्रेग्नेंट है। क्या? प्रेग्नेंट? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। ये लड़की 4 महीने से प्रेग्नेंट है। इसे अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखना होगा और टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, नहीं तो बच्चे की सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। अच्छा, मैं चलता हूँ। डॉक्टर के जाने के बाद ये बात पूरे स्कूल में फैल गई कि प्रमिला प्रेग्नेंट है। स्कूल के सभी टीचर और बच्चे उसे नफरत भरी नजरों से देखने लगे। प्रिंसिपल ने बहुत ही रूखे स्वर में प्रमिला से कहा, प्रमिला, मैं तो तुम्हें बहुत अच्छी लड़की समझती थी, लेकिन तुम तो ठीक इसके विपरीत निकली। अब मैं समझी कि क्यों तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, क्योंकि तुम्हारा मन तो कहीं और लग रहा था। तुम्हें ऐसी गंदी हरकत करते हुए शर्म नहीं आई? तुम्हारे कारण हमारे स्कूल की बहुत बदनामी हुई है। कौन है वो लड़का जिसका तुम पाप अपने पेट में लेकर स्कूल आती हो? प्रमिला रोते हुए बोली, मैडम, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। चुप रहो, एक तो गलती करती हो, ऊपर से जबान चलाती हो। तुम्हारे जैसी लड़की के लिए मेरे स्कूल में कोई जगह नहीं है। तुम कल ही अपनी मौसी को लेकर स्कूल आना और अपना लिविंग सर्टिफिकेट ले जाना। बेचारी प्रमिला रोते हुए अपने क्लासरूम में आई और अपना स्कूल बैग उठाकर घर जाने लगी। उसे देखकर स्कूल के सभी लड़के लड़कियां हंस रहे थे। वो देखो, गर्भवती स्कूल स्टूडेंट। इसमें इसकी कोई गलती नहीं, इसका पढ़ने में मन लगता ही नहीं था। सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। प्रमिला अपना स्कूल बैग अपनी पीठ पर डालकर भागते हुए स्कूल से बाहर आ जाती है। वो रास्ते पर रोती हुई जाती है और पैदल चलते हुए घर पहुंच जाती है। अरे प्रमिला बेटी, आज स्कूल में जल्दी छुट्टी हो गई क्या? तू इतनी जल्दी कैसे आ गई? रोज तो तू 4 बजे आती थी, अभी तो दोपहर के 2 बजे हैं। मौसी वो, अच्छा बातें बाद में कर लेना, अब आई गई है तो गरम गरम खाना खा ले। मौसी ने प्रमिला को खाना निकाल कर दिया, लेकिन प्रमिला खाना नहीं खा रही थी।
प्रमिला क्या बात है, तू खाना क्यों नहीं खा रही है? प्रमिला भड़क भड़क कर रोने लगती है। मौसी ने उसे गले से लगाकर पूछा, क्या बात है प्रमिला, किसी ने कुछ कहा है क्या? प्रमिला ने रोते हुए मौसी को सारी बात बताई। मौसी, मैं गर्भवती हूँ। आज स्कूल में मुझे चक्कर आ गया था और मैं बेहोश होकर गिर गई थी। प्रिंसिपल मैडम ने स्कूल में डॉक्टर को बुला लिया और पूरे स्कूल को पता चल गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। प्रिंसिपल मैडम ने कल आपको स्कूल बुलाया है। प्रमिला की बात सुनकर मौसी भी परेशान हो गई, लेकिन उन्होंने प्रमिला को ढांढस बंधाते हुए कहा, तू परेशान मत हो प्रमिला, तुझे स्कूल से कोई नहीं निकालेगा, मैं कल तेरे साथ स्कूल चलूंगी। दूसरे दिन मौसी प्रमिला के साथ स्कूल पहुंची। स्कूल में प्रिंसिपल मैडम के सामने, देखिए शोभा जी, प्रमिला गर्भवती है और ऐसी लड़की को हम अपने स्कूल में नहीं पढ़ने दे सकते। स्कूल में पढ़ने वाले दूसरे बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा, इसलिए प्रमिला का नाम इस स्कूल से काटा जा रहा है। प्रिंसिपल मैडम, प्रमिला को स्कूल से निकालने से पहले इसकी सच्चाई तो जान लीजिए। कैसी सच्चाई? दरअसल प्रमिला ने 10वीं तक गाँव में पढ़ाई की है। हमारे गाँव में लड़कियों की बहुत ही कम उम्र में शादी कर दी जाती है। प्रमिला के माता पिता ने भी इसकी शादी कर दी थी। प्रमिला का बाल विवाह हुआ है। प्रमिला का बच्चा नाजायज नहीं है, लेकिन फिर प्रमिला आपके पास क्यों रहती है? ये अपने ससुराल में क्यों नहीं रहती? प्रमिला के ससुराल वालों की दहेज की कुछ डिमांड रह गए थे, जिसे इसके माता पिता ने पूरा करने का वादा किया था, लेकिन उससे पहले एक हादसे में उन दोनों की मौत हो गई, जिसके बाद प्रमिला के ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया। प्रमिला का कोई सहारा न होने के कारण मैं इसे अपने पास ले आई। इसके ससुराल वाले इसे हमेशा इसकी बदसूरती और दहेज की शादी दिया करते थे और मारते भी थे, इसलिए मैंने प्रमिला को शहर लाना ठीक समझा। प्रमिला पढ़ने लिखने में बहुत तेज थी, इसलिए इसका नाम आपके स्कूल में लिखवा दिया। प्रमिला की पूरी कहानी सुनकर प्रिंसिपल मैडम का हृदय करुणा से भर गया। उनके मन में प्रमिला के लिए ढेर सारा प्यार उमड़ आया। उन्होंने प्रमिला के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे माफ कर दो प्रमिला, मुझे नहीं पता था कि तुमने इतनी छोटी सी उम्र में इतने दुख उठाए हैं। तुम्हें इस स्कूल से कोई नहीं निकालेगा। तुम खूब पढ़ो और अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारे ससुराल वालों को उनके किए की सजा दिलाऊंगी। प्रिंसिपल मैडम ने पूरे स्कूल को प्रमिला के जीवन के संघर्ष की कहानी बताई। सभी टीचर और बच्चों ने भी प्रमिला से माफी मांगी। उन सभी के दिल में प्रमिला के लिए इज्जत और बढ़ गई। प्रमिला अब रोज की तरह स्कूल आने लगी। अब उसका मन पहले की तरह पढ़ने में लगने लगा। इधर स्कूल की प्रिंसिपल और मौसी ने मिलकर प्रमिला के ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना और घर से जबरन बाहर निकालने का केस किया, जिसके बाद पुलिस ने प्रमिला के ससुराल वालों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। प्रिंसिपल मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमिला, तुम्हारे जैसी होनहार छात्रा की मदद करना मेरा फर्ज है, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, किसी भी कीमत पर अपनी पढ़ाई मत छोड़ना। धीरे धीरे प्रमिला का बच्चा पेट में बढ़ता जा रहा था और उसकी पढ़ाई भी रफ्तार पकड़ रही थी। गर्भवती प्रमिला उसी हालत में स्कूल आती और खूब मन लगाकर पढ़ाई करती। धीरे धीरे 12वीं की परीक्षा का समय भी नजदीक आ गया था। इधर प्रमिला के प्रसव का समय भी नजदीक आ रहा था। एक दिन प्रमिला रात में पढ़ाई कर रही थी। ओह, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। ओह, ये दर्द तो बढ़ता ही जा रहा है। अब मैं क्या करूं? परसों मेरी 12वीं की परीक्षा भी है। पढ़ाई पे ध्यान लगाने की कोशिश करती हूँ। प्रमिला पढ़ाई करने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके पेट का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। प्रमिला से दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। दर्द के मारे वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी मौसी दौड़ी दौड़ी उसके कमरे में आई। क्या हुआ प्रमिला? क्या हुआ बेटी? मौसी, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। प्रमिला की मौसी उसे फौरन अस्पताल ले गई। अस्पताल जाकर प्रमिला ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। बेटे को जन्म देने के बाद प्रमिला फौरन परीक्षा की तैयारी करने लगी। तभी वहाँ डॉक्टर साहब आ गए। इन्हें कुछ दिनों के आराम की जरूरत है, अभी इन्हें पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। प्रमिला बेटी, पढ़ाई बाद में कर लेना, अभी तू आराम कर। मौसी, परसों मेरी फाइनल परीक्षा है, मुझे पढ़ाई तो करनी होगी, मुझे सबसे अव्वल आना है। प्रमिला ने हॉस्पिटल में ही पढ़ाई जारी रखी और परीक्षा वाले दिन वो हॉस्पिटल से ही परीक्षा देने गई। प्रमिला अपनी गोद में अपने नवजात बच्चे को लेकर परीक्षा देने लगी। परीक्षा के बीच बीच में वो बच्चे को दूध पिलाती और साथ साथ परीक्षा भी देती। इसी तरह से प्रमिला ने अपनी पूरी परीक्षा दी। कुछ दिनों के बाद रिजल्ट आ गया और अपनी मेहनत के बल पर प्रमिला पूरे राज्य में अव्वल आई थी। उसे शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल गया। इस तरह गर्भवती स्कूल स्टूडेंट प्रमिला ने कठिन समय में भी अपनी पढ़ाई जारी रख के सबके लिए एक मिसाल कायम किया। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके प्रमिला ने बैंक में ऑफिसर पद में भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी।
कड़ी मेहनत के बाद प्रमिला की नियुक्ति एक सरकारी बैंक में मैनेजर के पद पर हो गई। समय के साथ प्रमिला का बेटा भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वो अपने बेटे को भी पढ़ाई के लिए प्रेरित करती। सोना सिर्फ 6 साल की थी जब उसके माता पिता एक एक्सीडेंट में मारे गए और तब से ही सोना की जिंदगी बद से बदतर होती चली गई। कहने को तो उसके चाचा चाची उसका ख्याल रखने के लिए उसे अपने साथ ले आए थे, लेकिन हकीकत इससे बहुत अलग थी। ये देखो, ये महारानी अब तक सो रही है। ए कामचोर, उठ जल्दी से, वरना तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगी। चाची, बस अभी उठ रही हूँ। फौरन उठकर खड़ी हो जा। आज पिंकू का बर्थडे है, हम सब पिकनिक पर जा रहे हैं। 1 घंटे में निकलेंगे तो उससे पहले सबके खाने और ले जाने के लिए सैंडविच तैयार हो जाने चाहिए, समझी? चाची, मैं भी चलूं क्या आपके साथ? कोई जरूरत नहीं है, तुझे पाल रहे हैं ये कम है क्या जो अब तुझे घुमाने फिराने का भी ठेका ले ले हम? सोना के साथ हमेशा ऐसा ही होता था। सोना को हमेशा से घूमने और नई नई जगहें देखने का बहुत शौक था, लेकिन अपने माता पिता को खोने के बाद से ही सोना के शौक तो दूर की बात है, उसकी बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं हो रही थी। सुन, ये सैंडविच यहाँ क्यों रखा है? चाची, ये एक सैंडविच मैंने अपने लिए रख लिया था। और ऐसा करने से पहले तूने मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा? अगर पूछ लेती तो शायद मैं ये सैंडविच तुझे खाने भी देती, लेकिन नहीं, तुझे तो बहुत अक्लमंद बनना है ना। ठीक है, अब तेरी सजा ये है कि जब तक हम लोग पिकनिक से वापस घर नहीं आ जाते तू भूखी रहेगी। ला, ये सैंडविच मुझे दिला कर, और रसोई में भी मैं ताला डालकर जाऊंगी। नहीं चाची, ऐसा मत करो, मैंने कल शाम से कुछ नहीं खाया है। सोना रोते हुए अपनी चाची से माफी मांगती रही, लेकिन उसकी चाची का दिल नहीं पसीजा। सभी लोग सोना को घर में अकेला छोड़कर पिकनिक पर चले गए। घर की रसोई पर ताला था और न ही सोना के पास कुछ खरीदने के लिए पैसे थे। सोना रोती रही, लेकिन वहाँ उसकी सिसकियां सुनने वाला भी कोई नहीं था। रोते रोते कब उसकी आंख लग गई, खुद सोना को भी पता नहीं चला। कहाँ गया वो सब? अरे लगता है वो सब सपना था, लेकिन वो जगह कितनी अच्छी थी। काश मैं वैसी ही जगह पर सचमुच जा सकती। सोना ये सब सोच ही रही थी कि अचानक उसे अपने हाथ के पास कुछ महसूस हुआ। उसने ध्यान से देखा तो वहाँ एक किताब रखी हुई थी जो उसने इससे पहले कभी नहीं देखी थी। अरे ये किताब किसकी है? पिंकू की तो नहीं लग रही, और ये देखने में भी कितनी सुंदर है, लेकिन ये मेरे सिरहाने आई कहाँ से? इसे खोल कर देखती हूँ, इसे पढ़कर कुछ टाइम ही कट जाएगा, फिर शायद भूख भी ना लगे। ऐसा सोचकर सोना ने उस किताब का पहला पन्ना खोला और उसे बड़े ही ध्यान से पढ़ने लगी। उस पन्ने पर एक बड़ी ही खास जगह के बारे में लिखा हुआ था। ये किताब तो एक परी लोक के बारे में है, जहाँ सब कुछ ठीक वैसा ही है जैसा मैंने अपने सपने में देखा था। ये सब है तो अजीब, पर फिर भी बहुत मजेदार है। सोना उस किताब को पढ़ती रही, लेकिन पहला पन्ना पूरा पढ़ते ही वो अचानक बेहोश हो गई, और फिर कुछ ही मिनटों बाद जब उसे होश आया तो उसके आसपास सब कुछ बदल चुका था। ये सब क्या है? हे भगवान, ये तो बिल्कुल वैसी ही जगह है जैसी मैंने अपने सपने में देखी थी, पर ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं मैं फिर से सपना तो नहीं देख रही? नहीं सोना, ये सपना नहीं, सच है, तुम हमारे परिलोक में हो। ये सारी बातें सोना से एक परी ने कही जो उसके ठीक सामने ही खड़ी। सोना हैरान थी क्योंकि उस परी ने जो कुछ कहा वो बिल्कुल सच था। आप कौन है? और वो किताब कहाँ गई? मैं एक परी हूँ, यही परीलोक मेरा घर है, और वो किताब वहीं पर है, और असल में तुम भी वहीं पर हो। यकीन नहीं होता तो ये देखो। इतना कहकर उस परी ने सोना की तरफ एक जादुई आईना बढ़ा दिया, जिसमें सोना अपने पुराने रूप और पुराने घर में ही थी और आराम से सो रही थी। वो जादुई किताब भी उसके पास ही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं वहाँ और यहाँ एक साथ कैसे हो सकती हूँ? जादू से कुछ भी हो सकता है सोना। वैसे वहाँ सिर्फ तुम्हारा शरीर है, असल में तुम यहीं पर हो। जब तक तुम यहाँ रहोगी तब तक उस दुनिया में तुम ऐसे ही सोती रहोगी। डरने वाली कोई बात नहीं, तुम जब चाहे वहाँ पर वापस भी जा सकती हो। अब ये सब छोड़ो और ये बताओ कि क्या तुम यहाँ घूमना नहीं चाहोगी? हाँ, क्यों नहीं, मुझे। और फिर वो सोना को एक बड़े से महल में लेकर गई। कितना बड़ा महल है ये, और कितना सुंदर भी है, लेकिन यहाँ रहता कौन है? ये परी महल हमारे राजा जी का है, वो वहाँ पर उनका कमरा है। अच्छा, तो चलिए ना, मुझे राजा जी से मिलना है।
हाँ, पर पहले तुम कुछ खा तो लो, तुम्हें भूख लगी होगी ना। परी लोग की खूबसूरती में सोना इस कदर खो गई थी कि उसे भूख का एहसास ही नहीं रहा। लेकिन फिर परी ने जब उसे खाने की मेज पर बिठाया तो उसकी आंखें चमक उठी। इतना सारा खाना, ये सब मेरे लिए है क्या? हाँ, सब तुम्हारे लिए है, खाओ ना। उस दिन सोना ने कई सालों के बाद जी भर कर खाया और फिर थैंक यू परी जी, सच में मजा ही आ गया। अब हम क्या करेंगे? तुम्हें राजा जी से मिलना था ना, तो फिर चले। लेकिन रुको, तुम ये कपड़े पहनकर राजा जी के सामने नहीं जा सकती। इतना कहकर परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और इसके साथ ही सोना के फटे पुराने कपड़े एक सुंदर सी पोशाक में बदल गए। अब सोना भी बिल्कुल एक परी जैसी ही लग रही थी। अब तुम राजा जी से मिल सकती हो। चलो मेरे साथ, और मेरी एक बात ध्यान से सुनो। राजा जी से अदब से बात करना, उनसे ऐसा कुछ मत कहना जिससे वो नाराज हो जाए। जी ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। इसके बाद वो परी सोना को राजा जी के कमरे में लेकर गई। वो कमरा बहुत ही बड़ा और शानदार था। ऐशो आराम की हर चीज थी उस कमरे में। सोना, तुम यहीं बैठकर इंतजार करो, राजा जी बस आते ही होंगे। अब मैं तुमसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। इतना कहकर परी वहां से चली गई और सोना काफी देर वहीं इंतजार करती रही। फिर अचानक उसे कुछ हलचल सुनाई दी। कौन कौन है? ये आप है क्या राजा जी? सोना की बात का किसी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसे एक विशाल कदकाठी वाली परछाई दिखाई दी। सोना समझ गई कि ये परी लोक के राजा ही हैं। सोना ने फौरन झुककर राजा जी का अभिवादन किया। राजा जी, मैं सोना हूँ। एक जादुई किताब मुझे यहाँ लेकर आई है। यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है और सब लोग भी बहुत अच्छे हैं। वो परी जी, उन्होंने मुझे कितने प्यार से खाना खिलाया, मुझे ये ड्रेस गिफ्ट की। सच में मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। लेकिन अब मुझे वापस जाना होगा क्योंकि मेरे चाचा चाची घर आने ही वाले होंगे। उनके आने से पहले मुझे वापस जाना होगा। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी, कहीं नहीं जाओगी। आपका चेहरा और आपकी आवाज। नहीं, मुझे घर जाना है, अभी जाना है। देखो, तुम रो नहीं, तुम जाना चाहती हो ना, तो ठीक है, तुम जा सकती हो। सोना बुरी तरह से डर गई थी क्योंकि असल में परीलोक का राजा एक राक्षस था जो देखने में बहुत ही भयानक था और उसकी आवाज भी बहुत डरावनी थी। सोना परीलोक में एक पल भी नहीं रुकना चाहती थी, वो बस रोए जा रही थी। राजा ने फौरन परी को बुलाकर सोना को वापस उसके घर भेजने का आदेश दिया। लेकिन राजा जी, अगर सोना चली गई तो आपको उस जादूगर के श्राप से मुक्ति कैसे मिलेगी? श्राप? कैसा श्राप? ये कई साल पहले की बात है। एक बुरे जादूगर ने हमारे परीलोक पर हमला कर दिया था। उसने हमारी रानी परी और राजा जी को मार दिया। तब हमारे राजकुमार जी ने हिम्मत दिखाकर उस जादूगर का मुकाबला किया और उसे यहाँ से मार भगाया। लेकिन उस दुष्ट जादूगर ने जाते जाते हमारे राजकुमार जी को श्राप देकर एक राक्षस में बदल दिया, लेकिन वो इनका दिल नहीं बदल पाया। सच तो ये है कि आज भी अगर वो जादूगर परीलोक से दूर है तो वो इनकी वजह से ही है। अब यही हमारे राजा है, लेकिन ये मुसीबत में है। उस जादूगर के श्राप की वजह से ये धीरे धीरे बदलते जा रहे हैं और हमें डर है कि कहीं एक दिन वो श्राप इन पर पूरी तरह हावी न हो जाए। मैं समझ गई परी जी। अब आप ये बताइए कि मैं आप लोगों की क्या मदद कर सकती हूँ? वो जादुई किताब जो तुम्हें यहाँ लेकर आई, असल में वो किताब हमारी रानी जी की थी, जिसमें हमारे परीलोक का पूरा इतिहास और भविष्य दोनों लिखे हुए हैं। और उसी किताब के अनुसार तुम्हें हमारे परीलोक की अगली रानी बनना है। क्या? मैं? नहीं, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं वो नहीं हूँ। नहीं सोना, उस किताब ने तुम्हें खुद ढूंढा है। इसका मतलब यही है कि हमारे परीलोक का भविष्य अब सिर्फ तुम्हारे हाथों में ही है। तुम एक पवित्र आत्मा हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी खासियत है। वो तुम ही हो जो हमारे राजा जी को इस भयानक श्राप से मुक्ति दिला सकती हो। सोना डरी हुई तो थी, लेकिन वो परीलोक और वहाँ के राजा की मदद भी करना चाहती थी। इसलिए उसने हिम्मत दिखाते हुए परीलोक के राजा से शादी के लिए हाँ कह दिया। और फिर ठीक वैसा ही हुआ जैसा कि उस परी ने कहा। सोना और परीलोक के राजा की शादी होते ही बुरे जादूगर का श्राप टूट गया और राक्षस बन चुका परीलोक का राजा एक सुंदर नौजवान में बदल गया और सोना एक परी में। इसके साथ ही वो जादुई किताब सोना के असली शरीर के साथ परीलोक में आ गई। रानी जी, लीजिए, इस किताब ने ही आपको चुना है और अब से ये आपकी ही है और अब से आप हम में से ही एक है।
सोना ने उस किताब को